तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त का जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है, तो जो हमारी सीरीज चल रही है इम्पोर्टेंट केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी से। तो ये केसेस का डायरेक्ट आंसर भी बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, और अगर डायरेक्ट नहीं बनता है तो ये दोस्तों हमारे लिए एग्जाम्पल में काम आते हैं। बहुत सारे निबंध ऐसे होते हैं जो शासन व्यवस्था पे निबंध हम लिखते हैं पॉलिटी से रिलेटेड। पिछली बार भी दोस्तों न्यायिक सक्रियता से रिलेटेड निबंध आया था। तो ऐसे निबंध हम जब लिखते हैं तो उनमें भी ऐसे एग्जाम्पल, हम इन केसेस का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इस बार के आरएस इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि ये केस पॉलिटी तो लगभग हर एक बच्चे से पूछी गई है, और ये केसेस लगभग 60% बच्चों से पूछे गए हैं। तो हमारे लिए केसेस जानना ज़रूरी है। तो वैसे हमारे सिलेबस का अंग भी है, प्री में भी इनसे क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में तो बनते ही हैं, और इंटरव्यू में भी आजकल इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट केसेस। तो केशवानंद भारती वाला हमने डिस्कस कर लिया, मेनका गांधी वाला हमने डिस्कस कर लिया, शाहरबानो बेगम हमने डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार विवाद। इस केस का नाम दोस्तों जब आता है जब हम आरक्षण के मुद्दे पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आरक्षण के मुद्दे पर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, आरक्षण वाली बात ही बीच में नहीं लाएंगे। बस यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये केस आया कब था और इस केस में क्या फैसला दिया गया था, क्योंकि इस केस के जो 5-6 स्टेटमेंट है वो इतने इंपॉर्टेंट है कि जब भी आरक्षण मुद्दे की बात आती है तो हम ये केस का नाम लिए बिना आरक्षण के मुद्दे पर डिस्कशन करना अधूरी है। तो अगर हम चाहे किसी से बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, या फिर कोई क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, तो यह केस बताना जरूरी है। तो दोस्तों उसी से रिलेटेड है, लेकिन हम आज सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे आरक्षण सही है गलत है, देना चाहिए क्यों देना चाहिए, किसको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए क्यों नहीं देना चाहिए। वो हम एक अलग क्वेश्चन बना लेंगे, है ना। आरक्षण के पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क, और क्या सुधार हो सकते हैं, वो एक अच्छा क्वेश्चन होता है, और हमें आना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे निबंध लगभग बनते रहते हैं, ठीक है। तो वो हम अलग डिस्कस कर लेंगे। आज हम सिर्फ केसेस, जिस तरह से कल हमने शाहबानो बेगम का सिर्फ केस डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड शायरा बानो बेगम केस था, लेकिन मैंने कहा था कि वो हम दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। शायरा बानो केस अलग से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि 100 शब्दों में एक केस ही काफ़ी होता है। इवन एक केस को भी 100 शब्दों में लिमिटेड में लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे जो आरएस मेंस के आंसर राइटिंग है वो मैक्सिमम लिमिट हमारे पास 100 शब्दों की होती है। 100 शब्दों का मतलब है 10 या 12 लाइंस मैक्सिमम होती हैं हमारे पास में। तो इन्हीं में हमें आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है। या फिर हमारे आता है 50 वर्ड्स का, या फिर आता है 20 वर्ड्स का। 50 वर्ड मतलब 5 लाइन, 20 वर्ड मतलब 2 लाइन, है ना। तो अगर हमने 100 शब्दों का तैयार किया है तो 50 और 20 शब्दों का तो ऑटोमेटिक तैयार हो ही जाएगा। तो दोस्तों हम जो मोस्टली आंसर डिस्कशन में करती हूँ तो 100 शब्दों वाले करती हूँ, ताकि हमारे 20 और 50 के तो ऑटोमेटिक तैयार हो जाए। तो आज दोस्तों वही केस है, सबसे इम्पोर्टेंट केस इसे बोल सकते हो आजकल। और मैंने इसमें ना करंट वाला मुद्दा भी नहीं जोड़ा है, इसमें सिर्फ पिछला पिछला बताया है। अब हम करंट वाला मुद्दा कब जोड़ेंगे, जब हम आरक्षण डिस्कस करेंगे। अभी आपने मराठा आरक्षण का नाम, जब हमारा इंटरव्यू चल रहा था, काफ़ी सुर्खियों में रहा था मराठा आरक्षण, है ना। तो मराठा आरक्षण का नाम आप कई लोगों ने सुना भी होगा। तो मराठा आरक्षण में यही किया गया था कि जो लिमिट है वो क्रॉस करने की कोशिश की गई थी आरक्षण की, और उस टाइम फिर से इंदिरा साहनी केस चर्चा में आया था, है ना। लेकिन ये सब डिस्कशन हम करेंगे आरक्षण वाले क्वेश्चन में। आज हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस के बारे में। तो सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस इंट्रोडक्शन में इसकी पूरी बातें देख लेंगे कि केस में आखिर कहा क्या गया है। तो सबसे पहले इंदिरा साहनी दिल्ली की दोस्तों एक पत्रकार थी। साल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, ने सामान्य श्रेणी हेतु 10% आरक्षण का आदेश दे दिया था। दोस्तों हुआ यूँ था, इससे पहले की जर्नी यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं करी। आपको पता होगा मंडल कमीशन जो था, मंडल कमीशन ने ओबीसी को आरक्षण दिया था, है ना। सब उससे पहले ओबीसी को आरक्षण नहीं था। मंडल कमीशन ने ओबीसी को आरक्षण देने का फैसला सुनाया था, ठीक है। और इसी की होड़ में दोस्तों उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस जो अब दिया गया है वैसा ही, मतलब आर्थिक श्रेणी में अपने यहाँ पे आरक्षण नहीं दिया जाता था पहले, लेकिन उस समय आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया था। सामान्य श्रेणी के जो आर्थिक आधार पर निम्न वर्ग के लोग हैं उनको 10% आरक्षण दे दिया गया था। तो पहले से जैसे एससी और एसटी को तो आरक्षण था ही, है ना। फिर मंडल कमीशन द्वारा ओबीसी को दे दिया गया 27% का आरक्षण, और इसी की होड़ में दोस्तों 10% आरक्षण और दे दिया गया सामान्य श्रेणी के लोगों को, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, है ना। आज तो दिया गया है और आज लोग मान भी रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे इस मुद्दे पर बहुत बड़ी बहस हो गई थी, बिकॉज ये 50% का उल्लंघन करता था, है ना, कि हमारे आरक्षण की जो सीमा है वो 50% नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इसी के विरोध में ये जो आरक्षण दिया गया था 27 वाला, तो ठीक
ठीक है, लेकिन ये जो आरक्षण दिया गया था 10% वाला, इसी के विरोध में सामान्य श्रेणी हेतु 10% आरक्षण का आदेश जारी किया गया था, जिसे इंदिरा साहनी ने कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी आरक्षण को इंदिरा साहनी जी जो एक पत्रकार थी, इन्होंने कोर्ट में चुनौती दी थी। इंदिरा साहनी केस में 9 जजों के बेंच ने कहा था कि आरक्षित स्थानों की संख्या कुल उपलब्ध स्थानों से 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों फैसला ये आया था कि जो कोर्ट है जिसमें 9 जजों की बेंच बैठी थी, उन्होंने 27% के आरक्षण को तो जारी रखा था, लेकिन ये जो 10% का आरक्षण है इसे ख़त्म कर दिया गया था। बिकॉज ये 10% आरक्षण देने से जो 50% की सीमा है हमारी आरक्षण की, उससे ज़्यादा हो जा रही थी, मतलब इससे ज़्यादा हो जाती थी। 27% का आरक्षण देने के बाद तो 49 कुछ हो रही थी, लेकिन जैसे ही 10% का दे रहे थे तो 59 पॉइंट कुछ हो रही थी, तो जो बहुत ज़्यादा हो जा रही थी। तो इस वजह से अब ये आरक्षण, मतलब इस आरक्षण को कोर्ट ने रद्द कर दिया जब इंदिरा साहनी जी ने इसको चुनौती दी थी। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब कैसे आरक्षण मिल गया, फिर अभी भी तो इंदिरा साहनी केस का वर्डिक्ट वर्तमान में भी लागू है। जी बिल्कुल लागू है वर्तमान में भी। तो फिर अब कैसे मतलब परमिशन मिल गई, अब कैसे बढ़ गया आरक्षण? अब इसलिए बढ़ गया कि संविधान में ही संशोधन कर दिया गया है। उस समय संविधान में संशोधन नहीं किया गया था, लेकिन अब आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन कर दिया गया है। तो वो चीज़ मैं आपको अलग से भी पढ़ा दूंगी, 102वां संविधान संशोधन। चलो हम चारों संविधान संशोधन पढ़ लेंगे जो लेटेस्ट हुए हैं ना। एक तो 101वां, 102वां, 103वां और 104वां। अब तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, और ये चारों संविधान संशोधन जो लेटेस्ट है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो अपने केस डिस्कस हो जाएंगे, 3-4 केस और बचे हैं, इनके बाद में ये वाला ही लेके चलेंगे अपन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। ये करंट के क्वेश्चन भी हो जाते हैं कि लेटेस्ट जो संशोधन है वो क्या हुए थे, आपको पता होगा। अगर आपको पता है कि ये चारों संशोधन क्या थे तो एक एक के नाम लिखिएगा, चलो बिना देखे लिखिएगा। और चलो नहीं याद आ रहा है, 101वां तो मुझे लगता है सबके याद होगा, लेकिन 102, 3, 4 इनमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये चारों आरक्षण किससे संबंधित, मतलब चारों जो संशोधन थे वो किससे संबंधित थे। मैं भी देखूँ आप कितने ध्यान से पढ़ रहे हो ये, है ना। फिर हम डिस्कस कर लेंगे, और अगर मैं भूल जाऊँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके याद दिला देना कि मैडम आपने बोला था कि हम ये चारों संविधान संशोधन पढ़ेंगे, बिकॉज इन पे 100 शब्दों का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो वो मुझे याद दिला देना। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने लिख दिया है बहुत अच्छा सा, कि भाई अगर 5 शब्दों में आता है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इंदिरा साहनी केस में ये वर्डिक्ट दिया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंदिरा साहनी केस में निर्णय की मुख्य बातें क्या थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूँगी कि जब भी, मतलब हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है। आरक्षण कभी खत्म नहीं होने वाला, ना ही आरक्षण पर कभी बहस खत्म होने वाली है, और ना ही इंदिरा साहनी केस का वर्डिक्ट कभी कम होने वाला है, मतलब उसका इंपॉर्टेंस कभी कम होने वाला है। तो हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसलिए हम देख लेते हैं। एक कमेंट था, मैडम साफ लिखा करो, क्या आप लोगों को राइटिंग समझ में नहीं आती? इस बात से मुझे हमेशा चिंता हो जाती है कि क्या आप लोगों को राइटिंग समझ में आती नहीं आती। एक भी बच्चा जब ऐसा लिख देता है तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या सही नहीं लिख रहे हैं, या फिर दिख सही नहीं रहा है। अगर सही आपको नहीं दिख रहा है तो ऊपर यहाँ पे जो 3 बिंदु आते हैं उसमें आप क्वालिटी चेंज कर सकते हो। 720 तक की क्वालिटी मेरी यहाँ पे हो सकती है, इतनी क्वालिटी मैं रखती हूँ, तो आप लोग उस क्वालिटी में देख सकते हो। बाकी 420 में भी 460 या 20 जो भी आती है उसमें भी देखोगे आप तो भी आपको साफ दिखेगा वैसे, लेकिन फिर भी आप 720 तक बढ़ा सकते हो। अगर राइटिंग साफ नहीं आती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं पीपीटी बना दिया करूँगी, लेकिन मुझे पीपीटी थोड़ी न, मतलब ऐसे लगता नहीं है जैसे मैं आपको उस तरह से आंसर पेश करना चाहती हूँ जैसे हम मेंस में लिखते हैं, बिल्कुल हाथों से लिख के, है ना। पीपीटी में तो एक लाइन में हम बहुत सारे अक्षर ऐड कर सकते हैं, जितना छोटा बना सकते हैं उतना छोटा बना देंगे। फिर आपको जूम करके दिखा दूंगी। यहाँ सेम वही सिचुएशन ऐसे दिखाती हूँ मैं कि वहाँ पे भी अपने पास यहाँ लाइंस दी हुई होती है कि टोटल अपने पास में 10 लाइन है और 10 लाइन में ही लिखना है, तो मैं वैसे ही लिखने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मेरे लिए तो पीपीटी बनाना ज़्यादा इजी होगा, वो मोबाइल में ही बन जाएगी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, अब देखते हैं इस केस में पहले क्या बातें कही गई थी। सबसे पहले दोस्तों कहा गया था कि आरक्षण का जो हमारे देश में आधार है वो आधार क्या है, वो आधार आर्थिक नहीं है, इसलिए नरसिंहा राव सरकार द्वारा 10% का जो आरक्षण दिया गया है आर्थिक आधार पर, उसको अवैध करार कर दिया गया। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, हमारे देश में आरक्षण 2 आधार पर दिया गया है, एक सामाजिक आधार पर और एक शैक्षणिक आधार पर। जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको और जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको, है ना। तो अब जैसे आर्थिक आधार पर दे दिया गया, अब वाला मैटर अलग है, वो मैं आपको वो संविधान संशोधन पढ़ाऊंगी जब बता दूंगी। लेकिन हमारे देश में जो आरक्षण, अभी भी इंटरव्यू में ये बहुतों बार पूछते हैं कि आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है, तो 2 ही आधार पर दिया जाता है, एक सामाजिक आधार पर, एक शैक्षणिक आधार पर। तो ये जो आरक्षण दिया गया था,
तो हमारे देश में आरक्षण का आधार जो है वो आर्थिक नहीं है ना। तो सामाजिक और शैक्षणिक दो श्रेणियां याद रखिएगा कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण हमारे यहाँ पे दिया जाता है कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हों उनको आरक्षण दिया जाता है। तो सबसे पहली बात इस केस में यही कहा गया इंदिरा साहनी में कि जो 10% का ये आरक्षण आपने आर्थिक आधार पर दिया है कि सामान्य श्रेणी के वे लोग जो आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए हैं उनको 10% आरक्षण दिया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है और इस वर्डिक्ट के द्वारा इस प्रावधान को रद्द कर दिया गया जो 10% का आरक्षण दिया गया था। ठीक है। दूसरा, आरक्षण की अधिकतम सीमा किसी भी कंडीशन में 50% से ज़्यादा नहीं हो, ये कोर्ट ने साफ साफ बोला था और आज तक ये वर्डिक्ट लागू है। जब भी कोई राज्य, आपको पता होगा कि तमिलनाडु में 69% आरक्षण आज लागू है। जब भी कोई राज्य है 50% से ज़्यादा ऊपर मराठा आरक्षण वाला यही मुद्दा हुआ था कि वो मराठाओं को आरक्षण देना चाह रहे थे और मराठा आरक्षण के लिए ये जो 50% की सीमा है ना ये क्रॉस हो रही थी, मतलब आरक्षण जा रहा था उनके भी 65 या 70% के आसपास। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया था कि इंदिरा साहनी केस का वर्डिक्ट जो है वो आज भी तर्कसंगत है और किसी भी सिचुएशन में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा, है ना। ये इंदिरा साहनी केस में कहा गया था कि अगर 50% से आरक्षण ज़्यादा हो जाता है तो फिर आरक्षण का इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगा, तो 50% से ज़्यादा आरक्षण किसी भी सीमा में नहीं दिया जाएगा। हालांकि कई राज्यों में है अभी भी ज़्यादा, वो हम बात कर लेंगे क्यों ज़्यादा है ना, तो वो हम अलग से बात कर लेंगे। तमिलनाडु वाला मैटर है, वहाँ पे 69% आरक्षण है, लेकिन उन्होंने दोस्तों इस वर्डिक्ट से पहले ही आरक्षण देके उसे 9वीं सूची में सुरक्षित करवा लिया। अब आपको पता है एक बार जो 9वीं सूची में जो बातें सेव हो जाती है फिर उनमें चेंजेस नहीं हो सकते, इसलिए तमिलनाडु इसका अपवाद है। बाकी जब भी राज्य दे देते हैं तो मामला जब भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो इसे रद्द कर दिया जाता है। कोई राज्य अपने स्तर पे दे भी देता है तो इसे रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, 2 बिंदु हो गए। तीसरा बोला गया कि पिछड़ी जातियों में जिनका सामाजिक शैक्षणिक उत्थान हो चुका है उन्हें क्रीमी लेयर नाम दिया जाएगा और क्रीमी लेयर की पहचान हेतु आयोग गठन किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पहली बार जो ये क्रीमी लेयर नाम आया था वो इंदिरा साहनी केस में ही आया था, इसलिए ये केस इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी हर एक जो इसमें वर्डिक्ट दिया गया था उसकी हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओबीसी में इससे पहले क्रीमी लेयर नहीं होता था। ठीक है, तो इसने तो वैसे ओबीसी, एससी और एसटी तीनों के लिए बोला था कि तीनों में क्रीमी लेयर डिसाइड किया जाएगा, बट एससी एसटी के लिए तो नहीं माना गया क्रीमी लेयर, लेकिन ओबीसी के लिए माना गया कि ओबीसी मतलब ये जो जिनको आरक्षण दिया जा रहा है उनके भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्रगति कर चुके हैं, उनका सामाजिक उत्थान भी हो चुका है, उनका शैक्षणिक उत्थान भी हो चुका है ना। तो इन्हीं वर्गों के वो लोग जो मतलब ज़्यादा इनसे डेवलप हो चुके हैं बाकी अन्य लोगों से, उनको क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाएगा। और ये क्रीमी लेयर की श्रेणी में कौन कौन आएंगे इसके लिए अलग से आयोग गठित किया जाएगा। ये जो आयोग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि क्रीमी लेयर की जांच के लिए कौन सा आयोग गठन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछा जा सकता है, तो अगर नहीं आता है तो सर्च करके बताओगे। इस बहाने 2-3 क्वेश्चन ही तैयार हो जाएंगे। तो क्रीमी लेयर का निर्माण करने के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया? तो 3 बातें हो गई ना। पहला कि 10% आरक्षण जो आर्थिक आधार पर दिया गया है इसे रद्द करते हैं। दूसरा, किसी भी हालत में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं देंगे। और तीसरा कि आरक्षण दिए हुए जातियों में जिनका सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान हो चुका है उनमें क्रीमी लेयर डिसाइड की जाएगी और क्रीमी लेयर के डिसाइडेशन के लिए एक आयोग गठन किया जाएगा जो बताएगा कि भाई किन कौन से वर्ग क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएंगे। 4th लिखा गया है कि यदि आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं तो अगले साल इन्हें भरा जा सकेगा, परंतु आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% का उल्लंघन नहीं हो। तो दोस्तों ये बैकलॉग वाला है कि बैकलॉग वाले में पहले बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी कि जो बैकलॉग सीटें रह जाती थी, मतलब जो सीटें रह जाती थी जो आरक्षण से नहीं भरी जाती थी उनको क्या करते थे कि अन्य वर्गों को दे दिया जाता था। तो ये भी यहाँ पर निर्णय दिया गया कि जो सीटें खाली रह जाती है उनको नेक्स्ट ईयर भरा जाए, है ना। और नेक्स्ट ईयर भरने पर उनमें आरक्षण लागू होगा, लेकिन उनमें 50% से आरक्षण ज़्यादा लागू नहीं होगा। ये नहीं है कि भाई जैसे कि 50% सीटें हैं, ठीक है, जैसे 50% सीटें, अब इनमें 50% आरक्षण है तो 25% आरक्षित लोगों को मिलेंगी, है ना। लेकिन 25% में से 20 सीट तो भर गई, है ना, लेकिन 5 सीट खाली रह गई। तो ये 5 सीट जनरल वालों को नहीं देंगे, अनारक्षित वर्ग को नहीं देंगे, आरक्षित को ही देंगे, चाहे अगले साल भरनी पड़े। तो अगले साल जब भरेंगे तो सिर्फ इन 5 सीटों को ही भरेंगे, ये नहीं है कि फिर से 50% का कोटा निकाल देंगे, है ना। मतलब आरक्षण की सीमा किसी भी सिचुएशन में 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। और बैकलॉग द्वारा भी भर लिया जाएगा और बैकलॉग में भी आरक्षण काम करेगा कहने
कहने का मतलब ये है, ठीक है। लेकिन कुछ विशेषज्ञता के पद भी रखे गए, जैसे कि इंजीनियर हो गया, वैज्ञानिक हो गया, डॉक्टर हो गए, इनमें आरक्षण नहीं होगा। ये भी इंदिरा साहनी केस का ही वर्डिक्ट है। आज इसका विरोध भी कई बार होता है कि जैसे इंजीनियरिंग में, वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट होते हैं उनमें, डॉक्टर वगैरह, इनमें आरक्षण नहीं मिलता है। तो इसमें भी कहा गया है कि भाई कुछ विशेषज्ञता के पद हैं जिसमें विशेषज्ञता जरूरी होती है, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, है ना। लेकिन क्योंकि वहाँ पे काम ही स्पेसिफिकेशन का है, तो वहाँ पे ये नहीं है कि भाई कम नंबर वालों को भी मौका दिया जाए, बिकॉज वहाँ पे स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपको उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन प्राप्त है तो आप उस क्षेत्र में आओगे, नहीं प्राप्त है तो नहीं आओगे, ठीक है। तो ये भी इंदिरा साहनी केस में किया गया। और लास्ट बात बोली गई थी कि न्यायालय ने 50% की आरक्षण की सीमा के अतिरिक्त बोला, इस सीमा के अतिरिक्त जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए 4%, ये 4% लिखा हुआ है, 4% अतिरिक्त आरक्षण दिया जा सकता है। परंतु, है ना, मतलब वैसे तो बोला कि वैसे तो 50% आरक्षण ही हो सकता है, लेकिन अगर आप देना चाहो तो विकलांग व्यक्तियों के लिए 4% इस 50% के अलावा दिया जाएगा, है ना। लेकिन दोस्तों तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रदान किया गया आरक्षण 69% इसका अपवाद है, क्योंकि वो 9वीं सूची में रख लिया गया। ये बातें हमने पहले से कर ही ली, ठीक है। आरक्षण प्रारंभिक नियुक्ति में ही होगा, पदोन्नति में नहीं, ये बात भी इन्होंने कही थी। मतलब इंदिरा साहनी वर्डिक्ट में ये बात भी कही गई थी कि आरक्षण किसी भी श्रेणी में हो चाहे, लेकिन वो प्रारंभिक नियुक्ति में ही होगा, मतलब पहली बार जो भर्ती होती है उसमें ही होगा, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। लेकिन बाद में आगे चलकर दोस्तों इसका व्यापक रूप से विरोध हुआ, स्वतंत्रता संविधान संशोधन किया गया था, जिसके पश्चात ये वाला जो लाइन है वो खत्म कर दी गई इसकी, और अब पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाता है, आप लोगों को पता ही है उस चीज़ का। और क्रीमी लेयर की सीमा दोस्तों कई बार पूछी जाती है। वर्तमान में जो क्रीमी लेयर की सीमा है वो 8 लाख है, कि 8 लाख से ऊपर कमाई वाले लोग हैं वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। ओबीसी वाले, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ये भी आप लोगों को पता होगा। ईडब्ल्यूएस में भी 8 लाख ही है और ओबीसी में भी 8 लाख ही है। तो कि क्रीमी लेयर में कौन आते हैं, तो 8 लाख से ज़्यादा कमाई वाले लोग क्रीमी लेयर में आते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो निर्णय हैं जो इस केस में दिए गए थे मैंने आपको बता दिए। एक बार फिर से हम क्वेश्चन का रिपीटेशन कर लेते हैं ताकि यही अपने को याद हो जाए। इंदिरा साहनी जो थी दिल्ली की एक पत्रकार थी। पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 10% का आरक्षण दिया था सामान्य श्रेणी के लोगों को। इसके विरोध में वो कोर्ट पहुंची थी और कोर्ट में 9 जजों की बेंच बैठी थी। कई बार ये बेंच में पूछ ली जाती है, तो 9 जजों की बेंच बैठी थी जिन्होंने कहा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण भारत में अलाउ नहीं होगा, इसलिए 10% का आरक्षण रद्द किया जाता है और 50% से ज़्यादा आरक्षण किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बातें अगर डिटेल में क्वेश्चन आता है तो हम यही लिखेंगे। पहला, 10% का आरक्षण रद्द कर दिया गया बिकॉज भारत में आर्थिक आधार पर आरक्षण अलाउ नहीं है। दूसरा, आरक्षण की अधिकतम सीमा किसी भी हालत में 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा, कि पिछड़ी जातियों में जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से विकसित हो चुके हैं उनमें एक क्रीमी लेयर छाटी जाएगी और क्रीमी लेयर के गठन के लिए उन्होंने एक आयोग गठन करने की बात की। आरक्षित सीटें अगर खाली रह जाए तो बैकलॉग द्वारा उन्हें अगले साल आरक्षण के द्वारा ही भरा जाएगा। फोर्थ, विशेषज्ञता के कुछ पद जैसे इंजीनियरिंग साइंटिस्ट हो गए उनमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। फिफ्थ, 50% आरक्षण के सीमा के अलावा अगर चाहो तो विकलांगों को 4% आरक्षण दे सकते हो। और सिक्स्थ, उनमें बोला गया कि आरक्षण प्रारंभिक नियुक्ति में ही होगा, बाद में पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। लेकिन ये वाली बात फिर नकार दी गई और इसकी जगह 77वां संविधान संशोधन आई थिंक लाया गया था और उसके द्वारा इसे खत्म कर दिया गया। और क्रीमी लेयर की सीमा वर्तमान में है 8 लाख रुपए। तो आई होप दोस्तों इंदिरा साहनी केस आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि वैसे तो इतना बड़ा केस है कि अपन मतलब बात करें तो 10 पेजेस में भी ख़त्म नहीं हो, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट बातें थी हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से हमने डिस्कस कर ली। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो बने रहिए चैनल के साथ। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।